हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शतरंज के खिलाड़ी। एक युवक ने किसी महंत से कहा कि साधु बनना चाहता हूँ, लेकिन एक समस्या है, मुझे भी कुछ भी नहीं आता, केवल एक चीज़ की और भी है, शतरंज खेलने। शतरंज से मुक्ति नहीं मिलती। और एक दूसरी बात जो जानता हूँ और भी कि सभी प्रकार के आमोद प्रमोद के साधन जो हैं वो पाप हैं। ज्ञान इन दोनों बातों में से अलावा मुझे कोई अधिक ज्ञान नहीं है। इस पर महंत ने उस युवक से कहा, हाँ, वे पाप तो हैं, लेकिन उनसे मन भी बदलता है, और क्या पता उस मठ को उसने भी कोई लाभ पहुँचाए। महंत ने शतरंज की एक बिस्तार बिछाई और युवक को शतरंज की एक बाजी खेलने को कहा। सब खेल शुरू होने वाला था। महंत ने उस युवक को कहा कि देखो, हम शतरंज की एक बाजी खेलते हैं, और अगर हार गए तो मैं इस मठ को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और तुम्हें मेरा स्थान ले लेना। युवक ने देखा महंत वास्तव में गंभीर था और युवक के लिए सब देबाजी जिंदगी और मौत का सवाल बन गई थी, क्योंकि वो मठ में रहना चाहता था। इसलिए उसे ये था कि मैं हार न जाऊं। युवक के माथे से दबाव साफ जाहिर हो रहा था और उसके माथे पे पसीने भी चू रहा था। वह मौजूद सही लोगों के लिए अब ये शतरंज का बोर्ड पृथ्वी की धूरी की तरह हो गया था। महात्मा ने खबर शुरू आते कि युवक ने कई कठोरों चलो, लेकिन उसने क्षण भर के लिए महात्मा के चेहरे को देखा, फिर जानबूझकर खबर खेलने लगा। अचानक महंत ने बिस्तर ठोकर मगर मार कर जमीन पर गिरा दिया। महंत ने कहा, तुम्हें जितना सिखाया गया था उतने उसी से कहीं ज़्यादा जानते हो। तुमने अपना पूरा ध्यान जीतने पर लगाया और अपने सपने के लिए लड़ सकते हो। फिर तुम्हारे भीतर गरुड़ जाग उठी है और तुमने भले कार्य के लिए त्याग करने का निश्चय कर लिया। महंत के जारी रखे हुए कहा, तुम्हारा इस मठ में स्वागत है, क्योंकि तुम जानते हो कि कैसे अनुशासन और गरुड़ है राज्य स्थापित किया जा सकता है, इसलिए तुम कर सकते हो। कैसे कोई हुई काली। एक बार की बात है, एक ऋषि ने एक कौवे को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौवे को ये चेतावनी दी थी कि केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है, अन्यथा तुम उसका कुहल भोगो। कौवे ने हामी भर दी और उसके बाद सफेद कौवे ने ऋषि से विदा ली। एक साल से कठोर पश्चाताप के बाद कौवे को आखिरी
अमृत के बारे में पता चल गया। वह इसे पीने की तलाश रोक नहीं पाया और उसे पी लिया, जबकि ऋषि ने उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए प्रबंध किया था, और सो उसने ऐसा कर इस ऋषि को अपना वचन तोड़ दिया था। पीने के बाद उसे पछतावा हुआ और उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई, तो ऋषि ने सुनते ही आवेश में आ गए और कौवे को श्राप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र जोर से अमृत की पवित्रता को नष्ट किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारी पक्षियों में केवल तुम होगे जो सबसे नफरत भरी नजरों से देखे जाओगे। किसी असूरी पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी, और चूंकि अमृत का पान किया है इसलिए तुम्हें सर्वभारतीयों मृत्यु नहीं होगी, कोई बीमारी भी नहीं होगी और तुम्हें बंदोबस्त भी नहीं आएगी। भद्र पक्ष के महीने की 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रताप मानकर आदि दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु अकस्मात रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने अपने कमंडल के काले पानी से उसे डुबा दिया। काले रंग का बनकर कौवा उड़ गया। तभी से कौवा काला रंग का हो गया। हकलाके की कहानियाँ लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हैं, लेकिन फिर भी मैंने अक्सर कई लेखों और मान्यताओं के किसी एक के किए कर्मों की सजा की पूरी जाति को भुगतानी पड़ी हो ऐसा देखा है, लेकिन मेरी प्रजा से केवल कल पानी लेगी होगी, क्योंकि आधुनिक युग की परिभाषा में जहाँ लोग तर्क करने की क्षमता रखते हैं कि वे धारणा का अनुकरण करने के पहले से सब पहले ये जानने में लोगों को कुछ शिक्षाओं को नष्ट मानसिक स्तर पर समझाने का से प्रयास ही रहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। एक महात्मा भ्रमण कहते हुए किसी नगर से होकर जा रहे हैं। मार्ग में उन्हें एक रुपया मिला। महात्मा तो वैरागी हैं, संतोष हैं भरी व्यक्ति से भला 1 रुपये का क्या करते, इसलिए उन्होंने यह रुपया किसी दरिद्र को देने को विचार किया। कई दिन की तलाश के बाद भी उन्हें दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन वो अपने दैनिक क्रियाकर्म के लिए सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कि एक राजा अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण के लिए उनके आश्रम में सामने से सेना सहित जा रहा था। ऋषि बाहर को आए तो उन्हें देखकर राजा ने अपनी सेना को रोकने को आदेश दिया और खुद आशीर्वाद के लिए ऋषि के पास आकर बोले, महात्मा
मैं दूसरे राज्य में जीतने के लिए जा रहा हूँ ताकि मेरा राज्य विस्तार हो सके। इसलिए मुझे विजय होने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस पर ऋषि ने काफ़ी देर सोचा और सोचने के बाद वो 1 रुपया राजा की हथेली में रख दिया। यह देखकर राजा हैरान और नाराज दोनों हुए, लेकिन उन्होंने इसके पीछे का प्रयोजन काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी समझ नहीं आया। तो राजा ने महात्मा से इसका कारण पूछा, तो महात्मा ने राजा को साझा भाव से जवाब दिया कि राजन, कई दिन पहले मुझे भी 1 रुपया आश्रम आते समय मार्ग में मिला था, जो मुझे लगा किसी दरिंदों को इसको देना चाहिए, क्योंकि किसी वैरागी के पास इसके होने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत खोजने के बाद भी मुझे कोई दरिंदा व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन आज तुम्हें देखकर एक ख्याल आया कि तुम्हें से दरिंदा को कोई है ही नहीं। इस राज्य के जो सब कुछ होने के बाद भी किसी दूसरों बड़े राज्य के लिए भी लालच रखता है, यही एक कारण है मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने युद्ध का विचार भी त्याग दिया। नागरिक का फर्ज। एक बात है कि चीन में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस अपने चेलों के साथ एक पहाड़ी से गुजर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक जगह अचानक रुक गए और कन्फ्यूशियस बोले, कहीं कोई रो रहा है। वो आवाज़ का लक्ष्य करके उस ओर बढ़ने लगे। शिष्य भी पीछे हो गए। एक जगह उन्होंने देखा कि एक स्त्री रो रही थी। कन्फ्यूशियस ने उससे रोने का कारण पूछा, तो स्त्री ने कहा, इसी स्थान पर उसके पुत्र को चीते ने मार डाला। इस पर कन्फ्यूशियस ने उस स्त्री से कहा, तो तुम यह अकेली ही हो ना? तुम्हारा बागले का परिवार कहाँ है? इस पर स्त्री ने जवाब दिया, हमारा पूरा परिवार इसी पहाड़ी पर रहता था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पति और ससुर को भी इसी चीते ने मार दिया था। अब मेरा पुत्र और मैं यहाँ रहती थी, तो आज चीते ने मेरे पुत्र को मार दिया। इस पर कन्फ्यूशियस हैरान हुआ और बोला कि अगर ऐसा है तो तुम इस खतरनाक जगह को छोड़ क्यों नहीं देती हो? इस पर स्त्री ने कहा, इसलिए नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि कम से कम यह किसी अत्याचारी का साधन तो नहीं है, और चीते का अंत तो किसी न किसी दिन हो जाएगा। इस पर कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों से कहा, निश्चित ही यह स्त्री करुण और सहानुभूति पात्र है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण सत्य से इसके हम अवगत करवाया है कि वो पूरी साकाश के राज्य में रहने की इच्छा है। किसी जंगल का पहाड़ी पर ही रह लिया जाए, जबकि मैं तो कहूँगा एक सचमुच व्यवस्था यह है कि जानता हूँ कि चाहे कि कैसे बुरी
संकाय का जाना विरोध कर और सत्रधारी को संसद धारने के लिए मजबूर करे और हर एक नागरिक को इसे अपने फर्ज समझाए। चंचल मन, ये मन भी कितना चंचल है, प्रकाश की गति से भी तेज, बहुत तेज चलता है। यह एक कहूँ कि दौड़ता है, इसकी चंचलता का क्या बखान करूँ। इस पल में तो मेरे साथ होता है और कहीं पलक झपकते ही वो हजारों कोसों दूर किसी समुद्र में गोते लगाते मछलियों के साथ तैरता नजर आता है। मैं कई बार इसे समझा बुझाकर वापस ले आई हूँ, फिर भी मुझे बस यह एक झलक दिखाई दोबारा धोखा देकर निकल जाता है। फिर कहीं किसी दूसरी दुनिया की सैर करने के लिए कभी आकाश में उड़ते पसंदियों के साथ, हवा के साथ अटखेलियाँ करता है, जो कभी हिमालय से ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़े होकर मुझे जीभ चलाता नजर आता है। कभी नेता के साथ खुद को किसी मंच पर भाषण देता हुआ गर्व महसूस करता है, तो कभी किसी फिल्म कलाकार के साथ तस्वीर लेने के लिए उत्साहित होता है नजर आता है। वाकई मन कितना चंचल है, मन करके भी ना जाने कहाँ कहाँ चल जाता है। बस इसी तरह दौड़ता हुआ आज यह मन यह छोटी सी घर में जा पहुँचा। मैंने इस बार भी मना किया था इसी की दूसरों के घरों में नहीं झांका करते, पर इसने क्या आज तक मेरी सुनी थी। जो ये आज सुनने वाला था, ये तो चल पड़ा था रोज की तरह अपने सुनहरे सफर की तलाश में। इसी चाह में किसी शायद आज उसे इस घर के किसी भी चूहे पर मक्खी की रोटी की सौगंध सी खुशबू आ गई है। पर ये क्या था, आज तो यह दौड़ता हुआ सा मन अचानक इतना विचलित कैसे हो गया, क्योंकि दौड़ता ये अचानक वहाँ थमा सा गया। मैंने तो इसे आज कभी वापस अपनी दुनिया में आने को टोका भी न था, ना ही मैंने इसकी गति को विराम लगाने का कोई आदेश दिया था। फिर क्या हुआ, अचानक इतना महसूस क्यों नजर आने लगा। और तो आज इतनी जीवन की सच्चाई देख ली। शायद उस घर में रुक गया जिसमें एक छोटा सा बच्चा भूखा से तिलमिलाता हुआ अपनी माँ की गोद में आकर बैठा है। उसकी माँ चाहती है तो कि वो एक पल में अपने दिल के टुकड़े को दूध का कटोरा लाकर कहीं से दे दो, लेकिन दूध तो क्या, एक चावल का दाना भी तो ना था उसके पास। ये मन आज गलत पते पर आ गया था। शायद मक्खी की रोटी की दूसरी खुशबू सूंघने को उसे क्या पता था कि यह मक्खी की रोटी तो क्यों, एक मक्खी का दाना भी न था। कुछ पल
माँ ने अपनी लड़की को समझाया। और देखो माँ, तो मैं होती हूँ उसकी प्यार सी बातें। उस भूखी सी लड़की बच्चे को सब भुला देती। एक पल तो ये सोचता है कि ऐसे क्या था जो अब ये रोता नहीं है, क्योंकि हम भूख से बिलखता। उसने उस नन्हे से बालक से मन को भी टटोलने का प्रयास किया, पर ये तो इसके भी कहीं तेज गति से दौड़ रहा था। भला मेरा मन इस नन्हे से बालक को मन से कहा कोई प्रकृतियाँ जीत सकता था। ये तो प्रयुक्त से बातें कर रहा था, तो कहीं सौरमंडल से चारों ओर चक्र लगा कर अपने दोषों को चिढ़ा रहा था। अरे ये क्या, ये तो उन टिमके करते हुए तारों से बातें भी करने लगा, और इसके मन की गति का तो कोई तोड़ ही नहीं था। एक पल झपकने ही ये तो अंतरिक्ष से सीधे समुद्र की गहराइयों तक भी पहुंच जाता था। देखो तो कैसी है उस 5 पैर वाली अशुद्ध मछली में आँख बिचौली खेलने लगा है। कितना खुश है ये तो। मेरे मन ही हीनता की भवन आने लगेगी तो मुझसे भी ऊंची छलांग लगाता है, वे तो मुझसे भी छोटी पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक ये क्या, इस नादान का मन तो किसी के घर में जाकर रुक गया, जहाँ इसके घर की तरह ही एक मिट्टी का चूल्हा है, एक माँ है और एक बेटा भी है। यहाँ सब कुछ अपना सा है, पर बस एक अंतर है, यहाँ वो मिट्टी के चूल्हे पर कितनी हुई मक्खियों की रोटी की सूंधी खुशबू आती है, और इस नन्हे से बालक का मन फिर से शांत, उदास और मासूम हो जाता है। और फिर मेरे मन का भी अब इसका भी दौड़ने का मन नहीं करता, अब कहीं भी नहीं जाता। जाने समय का महत्व। जिंदगी में अभिलाषा इच्छाएं बहुत हैं, किंतु इच्छाओं साकार करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल में। ऐसा सभी के विचार होते हैं। समय का अभाव जीवन की कई सत्ताएं पर हम महसूस करते हैं तथा समय पहचानने नहीं पाते हैं। प्रातः जीवन के क्षण में कई बार हम समय को महसूस करते हैं। आप सभी को कुछ बिंदु के माध्यम से समय की पहचान करता हूँ, जिसके जरिए आप उस पल की याद कर पाओगे जिस क्षण अपने समय को अपने पास से गुजरते हुए देखा, लेकिन आप उस समय का उपयोग नहीं कर सकते हैं। परिमाण के अंग का एक आन में छात्र को समय का महत्व पता चल जाता है और सोचता है कि काश अच्छी मेहनतें कर ली। होती तो अंग में बढ़ जाता। यदि आप
क्रिकेट देख रहे हो तो उसी समय नेट बंद हो जाए कुछ क्षण के लिए तो कोहली का छक्का भी मिस हो सकता है। डेविड गिलक्रिस्ट में खड़े हो जाने से व्यस्त को सैकड़ों भी याद आ जाते हैं। छात्र मिनट लेट हो जाने से उसकी स्कूल बस भी छूट जाती है। आपके मिनट लेट हो जाने से स्टूडियो का हाउस फुल हो जाता है। उस क्षण आप सोचते हो कि काश मिनट पहले आ जाता। परीक्षा के समय आप सोचते हो कि काश मिनट मिल जाते तो पूरी बीमारी पर हो जाए। पेंटिंग का ब्याज का भुगतान करने पर आपको दिन का भी महत्व पता चल जाता है। फसल के नष्ट हो जाने से किसान को सीजन का महत्व पता चल जाता है। जीविका की प्रति क्षण चीज का कारण व्यक्ति के निर्भर परिवर्तित हो जाते हैं। खिलाड़ी के बिना सेट ध्यान हटाने से चीज हार में परिवर्तित हो जाते हैं। ऊपर दर्शाए गए बिंदु को फिर कुछ भी उदाहरण हैं जो कि जीवन में उपहार स्वरूप आते जाते हैं। फिर भी व्यक्ति समय को सही तरीके से उपयोग नहीं करता है। एक संदेह विचार की श्रृंखला में सोचता रहता हूँ कि यह कार्य बढ़ाई बाद में कर लेता हूँ। इसी प्रकार समय निरंतर अपनी गति से निकल जाता है और हम विचार ही करते रहते हैं। समय छात्र जीवन में एक चुनौती है। इसे स्वीकार करना एवं उपयोग करना ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए छात्र कैसे महसूस करें अपने समय को उनका बहुमूल्य क्षण कहाँ चला जाता है। इसके लिए मैं एक तकिया प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ताकिया हो भर के उसकी कीमत समय को जानने की आपका कीमती समय का बर्बाद हो जाता है। ताकि मैं आप देख रही हो कि सर्वप्रथम में छात्रों में विद्रोह करना है हूँ। आप इस तलाश को भरी फिर प्रकृति समाज आकलन करें कि एक सप्ताह में कितना समय बर्बाद हो रहा है। माना कि एक सप्ताह में कुल 25 घंटे बर्बाद हो। यदि आप सही उपयोग करते हैं तो कर सकते हैं कि प्रश्न अपने मन से पूछ और दृढ़ संकल्प करें कि निष्कर्ष समाप्त से बर्बाद समय को कम करना है। इस प्रकार छात्र अपने जीवन में समय पर कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रकृति क्षण को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। संतोष का धन पंडित जी रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उससे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे पकाऊं, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल भर है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नजर से देखा, फिर बिना किसी जवाब
कि वो घर से चले गए। शाम को वो जब वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियाँ देखीं। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भाग्य से स्वादिष्ट साग जो है वो किस चीज़ की बनाई है। मैंने जब सुबह आपसे जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ पर की तरह गई थी, तो मैंने उसी के पत्तों की यह साग बनाई है। पंडित जी ने बड़े निश्चितता से साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है तो फिर भी हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता भी नहीं है। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर से आकर रहने को प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित ने मना कर दिया तो राजा हैरान हो गए और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उससे मिलकर उसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गए तो राजा ने काफ़ी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछ लेना। फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछा ही लिया कि आपको किसी चीज़ का कोई अभाव हो तो नहीं है। पंडित जी हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी से जानने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुई और उसने वही सवाल किया तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरकीब का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने ना सके, और पानी का मटका इतना भी नहीं फूटा कि वो उसमें पानी ना भर सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक हैं, मुझे किसी भी चीज़ का क्या अभाव हो सकता है। और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। राजा बड़ी श्रद्धा से उस देवी के सामने झुक गए। साहूकार का बटुआ। एक बार एक ग्रामीण साहूकार का बटुआ खो गया। उसकी घोषणा की कि जो भी उसका बटुआ लौटाएगा उसे 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बटुआ एक गरीब किसान के हाथ लगा था। उसमें 1000 रुपये थे। किसान बहुत ईमानदार था। उसने साहूकार के पास जाकर बटुआ उसे लौटा दिया तो साहूकार ने बटुआ खोलकर पैसे गिने। उसमें पूरे 1000 रुपये थे। जब किसान को इनाम के 100 रुपये देने को साहूकार अपेक्ष करने लगा, उसने किसान से कहा, वहाँ तुम तो बड़ा होशियार निकला। इनाम की रकम तुमने पहले ही निकाल ली। यह सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने साहूकार से पूछा, सेठ जी आप कहना क्या चाहते हो। साहूकार ने कहा, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम अच्छी तरह जानते हो। इस बटुआ में 1100 रुपये थे, पर अब इसमें केवल 1000 रुपये ही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इनाम के 100 रुपये तुमने इसमें से पहले ही निकाल ली। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे बटुए से भी 1 पैसा भी नहीं निकाला। चलो
सरपंच के पास चले और वहीं फैसला हो जाएगा। फिर भी दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच ने उन दोनों की बातें सुनी। उसी यह समझते देर नहीं लगी कि साहूकार बेईमानी कर रहा है। सरपंच ने साहूकार से कहा, आपको पूरा यकीन है कि बटुआ में 1100 रुपये थे? साहूकार ने कहा, हाँ, मुझे पूरा यकीन है। सरपंच ने जवाब दिया, तो फिर यह बटुआ आपका नहीं है। और सरपंच ने बटुआ उस गरीब किसान को दे दिया। शिक्षा झूठ बोलने की भारी सजा गुस्ताखी भुगतनी पड़ती है। एकता का बल। एक किसान था, उसके 5 बेटे थे। सभी बलवान और मेहनती थे, पर वो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान यह देखकर बहुत चिंतित रहता था। वह चाहता था कि उसके बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा न करें और मेलजोल से रहें। किसान ने अपने बेटे को बहुत समझाया और डांटा, फटकार कर भी उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। किसान को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि अपने बेटों को एकता कैसे करें। एक दिन उसे अपनी समस्या का एक उपाय सूझा। उसने अपने 5 बेटों को बुलाया। उन्होंने लकड़ियों का एक गट्ठा दिखाकर उसने पूछा, क्या तुम में से कोई इस गट्ठे को खोले बिना तोड़ सकता है? किसान के 5 बेटे बारी बारी से आगे आए। उन्होंने खूब ताकत लगाई, पर उसमें से कोई भी लकड़ी का गट्ठा तो तोड़ नहीं सकता। फिर किसान ने गट्ठा खोलकर लकड़ी को अलग अलग कर दिया। उसने अपने बेटों को एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी लकड़ियों में से बहुत आसानी से अपनी लकड़ी तोड़ डालेंगी। किसान ने कहा, देखो, एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है। कई लकड़ियों को एक साथ गट्ठा में बांध देने पर एक कितनी मजबूरी हो जाती है। इसी तरह तुम लोग मिलजुल कर रहो, साथ रहोगे तो कमजोर भागों और लड़ झगड़ कर अलग अलग हो जाओगे तो कमजोर बनोगे। शिक्षा एकता में ही शक्ति है, फूट में ही कुछ विनाश। हंसमुख सरदार। बहुत दिनों की बात है कि एक बहादुर सरदार था। उसने अकेले लड़ाई लड़ी थी और उसने अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया और वह एक मजा हुआ तलवारबाजी और कलाबाजी घोड़बाजी था। इतना ही नहीं, वह दिल का भी बहुत उदास था। वह सदा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता किया जाता है। लोगों की रक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझता है और लोग उसे सच्चे दिलों के प्रयास करते थे। वे उसकी इच्छाओं का गुणगान करते और उसका बहुत सम्मान करते थे।
पर इस सरदार के बारे में एक साहस की बात है कि जो किसी को मालूम नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी घनिष्ठ मित्र तक को भी इसका पता नहीं था कि सरदार बिल्कुल गंजा था। उसने गंजेपन को छिपाने के लिए वह बालों की टोपी पहना करता था। यह टोपी उसके सिर पर इस प्रकार बैठ जाती थी कि उसे गंजेपन के बारे में किसी को सचमुच भी शक नहीं होती थी। एक बार सरदार अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वे अपने घोड़ों को सर पर दौड़ते जा रहे थे कि तभी अकस्मात बड़े जोरों की आंधी आई और सरदार के बालों की टोपी उड़कर दूर जा गिरी। सरदार के गंजेपन का एहसास खुल गया। सरदार के मित्र उसके गंजे कपड़े देखकर दंग रह गए। उन्हें सपने में भी यह ख्याल नहीं आया था कि उनका हंसमुख सरदार गंजा है। वो ठठकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, वह आपका सिर तो ऊँट की तरह सपाट है। आप हमेशा अपने आप को जवान साबित करते रहे और हम बेहोश बनते रहे। हाँ, मैं हमेशा अपना गंजापन छिपाने का प्रयास करता रहा हूँ। मुझे मालूम था कि एक दिन मेरा यह राज खुलकर रहेगा जब मेरे अपने बालों में मेरे साथ नहीं दिया तो दूसरों के बालों में मेरे सिर पर सदा के लिए कैसे रह सकता है। यह कहकर सरदार हो करता हुआ खिलखिलाकर हंस पड़ा। जब सरदार के मित्र ने देखा कि वह स्वयं अपने आप पर हंस रहा है तो वे उस पर हंसने के कारण बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने सरदार से कहा, सरदार, आप वाकई बहुत दिलदार हो। शिक्षा जो अपने पर हंस सकता है वो कभी हंसी का पात्र नहीं बन सकता है। बाजीराव पेशवा और किसान। बाजीराव पेशवा मराठा सेना प्रधान सेनापति के एक बारी में अनेक लड़ाई में विजय हासिल करके अपनी सेना सहित राजधानी लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने मालवा में अपनी सेना का पकड़ डाला। बहुत दूर से चलते आ रहे उन्होंने सैनिक थक कर चूर हो गए थे। वे भूख प्यास से व्याकुल थे और उन्होंने पर खाने के लिए प्रबंध सामग्री भी नहीं था। बाजीराव ने अपने एक सरदार को बुलाया, आदेश दिया, तुम अपने साथ 100 सैनिकों को लेकर जाओ और किसी खेत में फसल कटवाकर पानी में ले जाओ। सरदार ने सैनिकों को एक टुकड़े लेकर गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। सरदार ने उससे कहा, देखो, तुम मुझे इस इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलो। किसान उन्हें एक बहुत बड़े खेत पर ले
किले के पास में गया। सरदार ने सैनिकों को संदेश दिया, सारी फसल काट लो और अपने अपने बोरियों में भर लो। यह सुनकर किसान चक्कर आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप इस खेत की फसल ना काटो, मैं आपको एक दूसरे खेत पर ले जाता हूँ। उस खेत की फसल पककर एकदम तैयार हो गई। सरदार और उसके सैनिक किसान के साथ उससे खेत पर और चल पड़े। यह खेत वहाँ से कुछ मीलों के दूर पर और बहुत छोटा था। किसान ने कहा, महाराज, आपको जितनी फसल चाहिए इसी खेत की काट लीजिए। सरदार को किसान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने किसान से पूछा, यह खेत तो बहुत छोटा है, फिर तुम हमें हमारे वहाँ से इतनी दूर क्यों ले आए हो? किसान ने निमंत्रणपूर्ण उत्तर दिया, महाराज, नाराज मत होइए, वह खेत मेरा नहीं था, यह खेत मेरा है, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। किसान के जवाब से सरदार का गुस्सा ठंडा हो गया। वह अनाज कटवा बिना ही पेशव के पास पहुँच। उसने यह बात पेशव को बताई। पेशव को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे सरदार के यहाँ स्वस्थ किसान के खेत पर गए। उन्होंने किसान को उसकी फसल के बदले ढेर सारी फसलें दी और फसल कटवाकर छपाने पर ले गए। शिक्षा नृत्य का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। 4 मित्र। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बहुत ही विद्वान थे, पर वे व्यवहारिक ज्ञान में दृष्टि से एकदम कमजोर थे। चौथा मित्र पढ़ा लिखा तो कम था, और पर वह व्यवहारिक ज्ञान से माहिर था। एक बार चारों मित्र अपना भाग्य आजमाने राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल आया। वहाँ उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियाँ दिखाई दी। उसमें से एक वयस्क ने उन हड्डियों का निरीक्षण करते हुए कहा, ये हड्डियाँ किसी शेर की हैं। इन हड्डियों को एकत्रित कर मैं अपनी विधा से मारे हुए शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ। दूसरे विद्वान ने कहा, मैं अपने ज्ञान से भली से उस कंकाल पर मांस चढ़ाकर एक रक्त से भरकर उसे खाल से ढक सकता हूँ। तीसरे विद्वान ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस निर्जीव प्राणी को जीवित कर सकता हूँ। व्यवहारिक ज्ञान में माहिर चौथे मित्र को अपने तीनों मित्रों की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने विद्वान मित्रों को सावधान करते हुए कहा, मित्र, शेर से जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा। यह सुनकर पहले विद्वान ने कहा, अरे, यह तो मूर्ख है, इस बेवकूफ को हमारे ज्ञान से स्पर्श हो रही है। दोनों विद्वान मित्र ने भी उसका समर्थन किया। यह देखकर वह समझदार वयस्क दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। तीनों विद्वान मित्र ने अपने अपने ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले विद्वान ने सारी हड्डियाँ एकत्रित कर उसका कंकाल तैयार किया। दूसरे विद्वान ने कंकाल पर मांस चढ़ाकर वे रक्त से भरकर उसे खाली से
ढक के तीसरे ने अपनी विद्या का प्रयोग कर उसको निर्वृत्त सूर्य से जान डाल दी। जाने आते ही से दाड़ा हुआ खड़ा हो गया और तीनों पर टूट पड़ा। तीनों विद्वान वहीं ढेर हो गए। व्यवहारियों ज्ञान से सूझबूझ से कारण चौथे मित्र की जान बच गई। शिक्षा ज्ञान का अव्यावसायिक उपयोग बड़ा ही खतरनाक होता है। चतुर बीरबल। एक दिन अमीर आदमी बीरबल के पास आया। उसने बीरबल से कहा, मेरे साथ नौकरी है, उसमें से किसी ने मोतियों से भरा मेरा बटुआ चुरा लिया है। कृपया आप मेरी मदद कीजिए और उस चोर को खोज निकालिए। बीरबल उस अमीर के घर गए। उन्होंने सातों नौकरों को एक कमरे में बुलवा कर कहा, देखो, मेरे पास 7 जादुई छड़ी हैं। इस समय इन सभी छड़ियों की लंबाई समान से है। तुमने इस हर एक को एक छड़ी देता हूँ। तुम में से जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी बढ़ जाएगी। जिस नौकर ने बटुआ चुराया था वह बीरबल की बात सुनकर बहुत भयभीत हो गया। उसने सोचा, मैंने अपनी छड़ी कटवाकर 1 इंच छोटी करवा देता हूँ तो बच जाऊंगा। अंत में उसने अपनी छड़ी कटवाकर 1 इंच छोटी करवा दी। अगले दिन बीरबल ने एक कर सातों नौकरों की छड़ियाँ देखी। उनमें से एक की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल उसकी उंगली से इशारा करते हुए बोले, ये रहा है चोर। यह सुनते ही उस नौकर ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने मोतियों के भरे बटुए अपने मालिक को लौटा दिया। फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। सम्राट और बूढ़ा आदमी। जापान से एक सम्राट के पास 20 सुंदर फूलदानियों का एक दुर्भाग्य सम्राट था। सम्राट को अपने इस निराले सम्राट को पर बड़ा अभिमान था। एक बार सम्राट में एक सदादास से आकस्मिक एक फूलदानी टूट गई। उसके सम्राट को बहुत गुस्सा आया। उसने सदा को फांसी का आदेश दे दिया। पर एक बूढ़े व्यक्ति को इस बात का पता चला। वह सम्राट के दरबार में हाजिर हुआ और बोला, मैं टूटी हुई फूसदान जोड़ लेता हूँ और मैं उसे इस तरह जोड़ दूंगा कि वह पहले जैसे दिखाई देंगे। बूढ़े की बात सुनकर सम्राट बड़ा खुश हुआ। उसने बूढ़े को बची हुई फूलदान को दिखा दी हुई कहा, ये कुछ 30 फूलदान हैं। टूटे हुए फूलदान इसी समूह की हैं। अगर तुमने टूटे हुए फूलदानों को जोड़ दिया तो मैं तुम्हें वह मांगा इनाम दूंगा। सम्राट की बात सुनते हुए बूढ़े ने लाठी उठाई और तड़पाकर सभी फूलदानों को तोड़ दिया। यह देखकर सम्राट गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, बेफूस, तूने यह क्या किया? बूढ़े आदमी ने
सजय भाव से उत्तर दिया, महाराज मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। इनमें से हर फूलदान के पीछे एक आदमी की जान जाने वाली थी, मगर आप केवल एक आदमी की जान ले सकते हो। सिर्फ मेरी बूढ़े आदमी की चतुराई और हिम्मत देखकर सम्राट प्रसन्न हो गए। उसने बूढ़े आदमी को अपने सरदार दोनों को माफ कर दिया। शिक्षा बुराई की लड़ाई लड़ने के लिए एक ही साहसी व्यक्ति काफी होता है। भेड़िया और बांसुरी। एक भेड़िया था। एक बार वह भेड़ों के झुंड से एक मेमने को उठा लाया। उसे लेकर वह जंगल की ओर जा रहा था कि मेमने ने कहा, भेड़िया चाचा, मैं जानता हूँ कि आप मुझे खा जाओगे, पर मुझे खाने के पहले क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? क्या मेरी आखिरी इच्छा? भेड़िया ने पूछा। मेमने ने कहा, चाचा, मुझे पता है आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। मुझे बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मुझे मरने के पहले कृपया इसकी बांसुरी की धुन तो सुना दो। भेड़िया बैठ गया तो उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब भेड़ियों की बांसुरी बजाई बंद किया तो मेमने ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह, बहुत सुंदर चाचा, आप तो वह गड़रिया से भी अच्छी बांसुरी बजाते हो। इतनी सुरीली बांसुरी कोई भी नहीं बजा सकता है। चाचा, एक बार फिर बजाना। मेमने की बातें सुनकर भेड़िया फूल कर गुब्बा हो गया। एक बार वह और जोर दिया। आकार पहले की अपेक्षा ज्यादा ऊंची सुर में बांसुरी बजाने लगा। इस बार बांसुरी के स्वर गड़रिया और सबके शिकार कुत्ते के कानों में पड़ी। गड़रिया अपने शिकार कुत्ते के साथ दौड़कर हुए वहां पर आए पहुंचे। शिकारी कुत्ते ने भेड़िया धड़ल्लेबाज और उसका काम तमाम कर दिया। मेमना भागता हुआ भेड़िए से झुंड में जा मिला। शिक्षा, दम, धीरज और सूझबूझ से ही हम संकट पर इसका सकते हैं। बिल्ली और लोमड़ी। एक बार एक बिल्ली और एक लोमड़ी शिकार कुत्ते के बारे में चर्चा कर रही थी। मुझे तो इन शिकारी कुत्ते से नफरत हो गई है। लोमड़ी ने कहा, मुझे भी। बिल्ली बोली, मानती हूँ कि ये बहुत तेज दौड़ते हैं। लोमड़ी ने कहा, पर मुझे पकड़ पाना इनके बारे में बात नहीं। मैं इन कुत्तों से बचकर दूर निकल जाने के कई तरीके जानती हूँ। कौन से तरीके जानती हो तुम? बिल्ली ने पूछा। कई तरीके के शेर भयभीत हुई लोमड़ी ने कहा, कभी मैं कांटेदार झाड़ियों में से होकर दौड़ती हूँ, कभी मैं घनी झाड़ियों में से छिप जाती हूँ, कभी मैं किसी मंदिर में घुस जाती हूँ। इन कुत्तों से बचने के अनेक तरीके
में से मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पास तो सिर्फ एक ही अच्छा तरीका है, बिल्ली ने कहा। और बहुत दुख की बात है कि केवल एक ही तरीका हो। खैर मुझे भी तो बताओ वह तरीका, लोमड़ी ने कहा। बताना क्या है, अब मैं उस तरीके पर अमल करने जा रहा हूँ। उधर देखो, शिकार कुत्ते दौड़े हुए आ रहे हैं। यह कहते हुए बिल्ली कूद कर एक पेड़ पर चढ़ गई। अब कुत्ते